प्रायद्वीपीय पठार का महत्व पढ़ना है अब हमने। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार का महत्व में क्या है? भौगोलिक तौर पर दक्कन का पठार लंबवत संचलन के उदाहरण रहे हैं एवं यहाँ अनेक जलप्रपात मिलते हैं जिनमें यहाँ जल विद्युत उत्पादन संभव है। एक तो आपने हाईलाइट करना लंबवत संचलन, एक हाईलाइट करना है आपने जलप्रपात। कर रखा उसने बोल्ड लेटर्स में। आगे बढ़िए। पठारी भागों पर अनेक प्राकृतिक खड्डों के मिलने के कारण यहाँ तालाबों की अधिकता है जिनसे सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। दक्कन के लावा पठार के अपरदन एवं अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है जो कपास, सोयाबीन, चने की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भाई जो हेडिंग है हमारा वो क्या है? एक छोटा क्वेश्चन पूछ सकता है वो यहाँ से कि क्या हेडिंग बताओ, दक्कन के प्रायद्वीपीय पठार का क्या महत्व है। जैसे आगे चलकर अभी हम पढ़ेंगे हिमालय का क्या महत्व है, ऐसे ही दक्कन के पठार का क्या महत्व है देश के लिए, तो उस महत्व को पढ़ रहे हैं हम। पहला हमने पढ़ लिया क्या? पहला हमने पढ़ लिया जलप्रपात मिलते हैं, विद्युत उत्पादन होता है। अगर हल्का हल्का पढ़ना है हमने, जलप्रपात मिलते हैं इसलिए विद्युत उत्पादन होता है। दूसरा हमने पढ़ लिया तालाबों की अधिकता है, सिंचाई व्यवस्था संभव हो पाती है। तीसरा हमने पढ़ लिया जो लावा पठार है उसके अपरदन और अपक्षय से क्या हुआ है? अपक्षयन से उपजाऊ काली मिट्टी निर्मित हुई है। और जब हमें काली मिट्टी मिल गई तो उसमें हम कपास उगा देते हैं, सोयाबीन उगाते हैं, चना उगाते हैं, उसके लिए अच्छा माना जाता है। चौथा हमने पढ़ लिया पश्चिमी घाट के अधिक वर्षा वाले समतल उच्च भागों पर लेटराइट मिट्टी का निर्माण हुआ है जिस पर मसाले, चाय, कॉफी आदि की खेती संभव हो पाती है। वेस्टर्न घाट, सह्याद्री, मैंने बताया था साउथ वेस्ट मानसून आता है पश्चिमी घाट के इस ओर। इस ओर, जैसे ये पश्चिमी घाट है तो इस ओर वर्षा करता है, इस ओर वृष्टि छाया प्रदेश है। ठीक है, इस ओर वर्षा करता है इसलिए यहाँ पर लेटराइट मिट्टी मिलती है। और लेटराइट मिट्टी चाय के लिए उपयुक्त मानी जाती है, मसालों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। इसीलिए केरला जैसे जो पार्ट हैं वो हमारे क्या मसाला राज्य हैं, तो मसाले, चाय, कर्नाटक कॉफी के लिए अच्छा है। ठीक है, अगला क्या फायदा है इसका प्रायद्वीपीय पठार का? शेष भागों की लाल मिट्टी में मोटे अनाज, चावल, तंबाकू, सब्जियां आदि की खेती होती है। तंबाकू का अच्छा उत्पादन होता है यहाँ पर। मोटे अनाज होते हैं, मिलेट होते हैं, चावल होता है, सब्जियां होती हैं। पश्चिमी घाट के अत्यधिक वर्षा वाले प्रदेशों में सदा हरित वन मिलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं, सदा हरित वन मिलते हैं। यहाँ पर सागौन, देवदार, आबनूस, महोगनी, चंदन, बांस, है ना। चंदन से तो याद आ गया होगा आपको, है ना, पुष्पा। भाई जब चंदन होगा तो फिर तस्कर भी होंगे, बीरप्पन जैसे तस्कर भी होंगे, है ना। चंदन, लाल चंदन बहुत महंगा होता है, बहुत अच्छा होता है। आदि आर्थिक दृष्टिकोण से उपयोगी वनों की लकड़ियां मिलती हैं। ये फायदा है दक्कन का हमारा प्रायद्वीपीय पठार का। इस पठार के आंतरिक भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में घास भूमियां मिलती हैं जिसके आधार पर पशुपालन संभव हो पाता है। कम वर्षा वाले क्षेत्र हैं, घास भूमियां हैं, जहां घास भूमियां होंगी वहां क्या होंगे? पशुपालन होगा। प्रायद्वीपीय पठार भारत के खनिज संसाधनों के अधिकांश भाग की पूर्ति करता है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना सोना, तांबा, लोहा, यूरेनियम, बॉक्साइट, कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न है। यूरेनियम कहाँ मिलता है? हमारे उत्तराखंड भारत में जादूगोड़ा की खानों से मिलता है यूरेनियम। कहाँ से मिलता है? कुछ और स्पॉट खोज लिए हैं हमने जहाँ से हमें यूरेनियम क्या हो रहा है? प्राप्त हो रहा है। जैसे जम्मू कश्मीर से हमें लिथियम के भंडार मिले हैं। लिथियम वही जिसकी बैटरी आप यूज करते हो, क्या आपकी बैटरी में यूज होता है लिथियम, है ना। तो यूरेनियम, बॉक्साइट आपको पता ही है किसका? एल्यूमिनियम का अयस्क होता है। कोयला, मैग्नीज आदि खनिजों से संपन्न है। छोटा नागपुर के पठार को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है। रूर कहाँ है? वैसे जर्मनी में है। कहाँ है? जर्मनी में। तो जैसे जर्मनी के सबसे ज्यादा खनिज रूर प्रदेश से मिलते हैं, वैसे ही भारत के जो खनिज हैं वो कहाँ से मिलते हैं? नागपुर प्लेट्यू से मिलते हैं, नागपुर के पठार से मिलते हैं, इसलिए उसको भारत का रूर भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का रूर किसे कहा जाता है? छोटा नागपुर पठार, क्योंकि यहाँ खनिज संसाधनों का विपुल भंडार है। इन्हीं खनिज संसाधनों के आधार पर ही विभिन्न खनिज आधारित उद्योग धंधों की, जहां खनिज होंगे
वहां क्या होंगे? उद्योग धंधे होंगे। भाई मैंने कहा था आपको, वेबर का औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत, वेबर का इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी में सबसे पहले क्या देखा जाता है? कच्चे माल की उपलब्धता देखी जाती है, रॉ मटेरियल की उपलब्धता देखी जाती है। अगर आपको लोहा बनाने की फैक्ट्री खोलनी है तो दो चीजें देखनी पड़ेंगी कि भाई बगल में कोयला मिल रहा है, बगल में क्या मिल रहा है? आयरन ओर मिल रहा है, तभी तो खोलोगे, या जोशीमठ में जाके खोलोगे? भाई टाटा जो थे उन्होंने जोशीमठ में क्यों नहीं खोला टिस्को? टाटा आयरन स्टील कंपनी जोशीमठ में खोलते, या जो हमारी राजधानी जिसके लिए हम बोलते हैं, क्या नाम है, गैरसैंण, वहां खोलते। बढ़िया राजधानी बनने वाली है, नया प्रदेश है, तो भाई लोहा इतना महंगा हो जाता है, यहां से कोयला ढो ढो कर क्या होता है, परिवहन की लागत भी तो लगती है। तो जहां पर ये चीजें मिलेंगी वहां पर क्या होंगे? उद्योग धंधे स्थापित होंगे। जहां पे उद्योग धंधे होंगे वहां पर प्रोडक्शन बढ़ेगा, रोजगार मिलेगा वहां के लोगों को। पठारी भाग के तटीय भागों पर अनेक खाड़ियां और लेगून मिलते हैं, लेगून लेक्स, जहां बंदरगाहों और पोताश्रयों का निर्माण हुआ है, पोर्ट्स बने हैं, बंदरगाह बने हैं। ठीक है, तो ये 8 नंबर में हो सकता है पीसीएस में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रायद्वीपीय भारत का क्या महत्व है। तो आपने ये कुछ 7, 8, 10 पॉइंट अगर आपने लिख दिए, शॉर्ट में लिखिए, बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 1 by 1 पॉइंट बाई पॉइंट, मतलब पॉइंट वाइज लिखिए। तो और ज़रूरी नहीं है कि जैसा किताब ने लिखा है वैसे ही लिखना है। अगर आपको कोई चीज़ इंपॉर्टेंट लग रही है उसको ऊपर लिखिए, जो आपको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट लग रही है, कम नंबर खींचने वाला पॉइंट लग रहा है, उसको नीचे लिखिए। लास्ट में थोड़ा कुछ 2-3 अच्छे पॉइंट, ऊपर अच्छे पॉइंट, बीच में सामान्य पॉइंट। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर पढ़ना शुरू करता है ऊपर से, फिर बीच में ज़्यादा ध्यान नहीं देता, फिर लास्ट में, क्योंकि नंबर कहाँ पे रखे जाते हैं? लास्ट में। तो ऊपर का अच्छा होना चाहिए, लास्ट का अच्छा होना चाहिए, बीच में अगर हल्के पॉइंट भी है तो चल जाएंगे। ठीक है, अब उत्तर का विशाल पर्वतमाला, हिमालय का निर्माण एक लंबे भूगर्भिक ऐतिहासिक काल से गुजरकर संपन्न हुआ। इसके निर्माण के संबंध में कोबर का भूसन्नति सिद्धांत। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ये कुछ सिद्धांत हैं। भूसन्नति सिद्धांत किसका है? जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसकी है? आंसर कोबर की है। जियोसिंक्लाइन थ्योरी किसकी है? पहले इतना ही याद कीजिए, कोबर ने क्या कहा वो बात की बातें हैं, वो हम जब फिजिकल ज्योग्राफी कर रहे होंगे वहां पर पढ़ेंगे। पहला काम जो होता है नए स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का, वो ये होता है कि भूसन्नति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? आंसर कोबर ने किया। हैरी हैश का प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आंसर हैरी हैश ने किया। इतना काफी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जितनी भी व्याख्याएं हैं, आधुनिक व्याख्याएं, वो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत से होती हैं। इसलिए प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किसने दी? आंसर हैरी हैश ने दी। किसने दी? हैरी हैश। कोबर ने भूसन्नति को पर्वतों का पालना, क्रडल ऑफ माउंटेन्स कहा है। यहां से भी क्वेश्चन किसी जमाने में बना था, आईएएस में बना था, पर्वतों का पालना किसने कहा। ये लंबे संकरे व छिछले जलीय भाग हैं। इनके अनुसार आज से 7 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय के स्थान पर टेथिस भूसन्नति या टेथिस सागर थी। मैंने आपको बताया था कि भाई 2 भूभाग थे, ये गोंडवाना लैंड हो गया, ये यूरेशियन प्लेट हो गया। यूरेशियन प्लेट भारी थी, ये वाली थोड़ा छोटी थी गोंडवाना प्लेट, बीच में टेथिस सागर था। ये प्लेट यहाँ गई, टकराई और नीचे सबडक्शन हो गया उसका। तो जो सागर है उसका पानी इधर उधर, लेकिन जो उसकी नीचे क्या था, सेडिमेंटेशन था, वो फोल्ड पड़ा। वही क्या बना आपका ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय या हिमाचल रेंज बना। और फिर उसके सेडिमेंटेशन से क्या बना? शिवालिक बना। भाई यही तो पढ़ते हैं हम क्रम, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय, शिवालिक रेंज, यही पढ़ते हैं। तो जो फोल्ड पड़ा, वो उस फोल्ड में जो भी चीजें दिखाई दे रही हैं आपको इन पर्वतों पर, वो मैंने कहा करोड़ों वर्ष पूर्व टेथिस सागर के नीचे थी। और इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है? आप ग्रेटर हिमालय पे भी जाओगे या मिडिल हिमालय पे भी जाओगे तो आपको फॉसिल्स मिलेंगे कुछ। जैसे कि आपको गंडक नदी में शालिग्राम मिलते हैं, और शालिग्राम को अगर आप फोड़ के देखें पत्थर को, तो अंदर से एक डिजाइन मिलता है। उस डिजाइन को अगर आप देखेंगे तो आप, मैंने कहा कि ठीक है प्रभु की ही लीला है, लेकिन
वो एक किसी जीव का क्या है, फॉसिल से। क्या हुआ जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ तो जो समुद्री जीव थे वो दब गए, वो फोल्ड के साथ साथ ऊपर जाते रहे तो क्या हो गए, वो जीवाश्म बन गए। तो लेकिन वो करोड़ों वर्ष पूर्व है, मतलब वो जीव करोड़ों वर्ष पूर्व तैतीस सागर में क्या कर रहा था, तैर रहा था। आज वो कहाँ है, आज उसका जीवाश्म कहाँ है, हिमालय पर मिलता है। चमोली में एक जगह पड़ती है जहां पर इस प्रकार के फॉसिल्स मिलते थे, तो उसको वो वहां के लोग बोलते थे देवताओं के खिलौने हैं। किसके खिलौने हैं, देवताओं के खिलौने हैं। भाई धार्मिक दृष्टि से हम देखेंगे तो उसका अलग होगा, ज्योग्राफी के हिसाब से देखेंगे तो अलग होगा, है ना। नाम भूल रहा हूं मैं उस जगह का। तो पहले जब बस जाती थी तो वहां से लोग लेके आते थे तो काफी हद तक वहां पे वो समाप्त नहीं हुए हैं, खोदना पड़ेगा और मिल जाएंगे आपको वहां पर फॉसिल्स जो है, ठीक है। तैतीस सागर थी, भूसन्नति तैतीस सागर थी जो उत्तर अंगारा लैंड को, अंगारा लैंड वो यूरेशियन वाला जो क्षेत्र है, अंगारा लैंड को दक्षिण के गोंडवाना लैंड से पृथक करती थी। इन दोनों के अवसाद तैतीस भूसन्नति में जमा होते रहते थे। भाई अंगारा लैंड की नदियां भी अपना सेडिमेंटेशन कहां पर करती थी, तैतीस सागर में करती थी। और गोंडवाना लैंड से भी जो नदियां थी वो कहां करती थी। दोनों के अवसाद तैतीस भूसन्नति में जमा होते रहे व इन अवसादों का क्रम अवतलन होता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप दोनों संलग्न अग्र भूमियों में दबाव जनित भूसंचलन उत्पन्न हुआ, जिससे क्युनलुन व हिमालय काराकोरम श्रेणियों का निर्माण हुआ। क्युनलुन शान, काराकोरम, हिमालय, इनका निर्माण हुआ। तैतीस भूसन्नति के मध्य भाग का वलन, तैतीस भूसन्नति के मध्य भाग का वलन से अप्रभावित या अल्प प्रभावित क्षेत्र तिब्बत का पठार के नाम से जाना जाता है। जो क्षेत्र अप्रभावित रहा वो क्या है, आज तिब्बत का पठार है। वैसे पठारों की जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो इतनी हाइट नहीं पढ़ते हैं, पर तिब्बत के पठार की हाइट जो है 5000 मीटर से भी ज़्यादा है, जो कि पर्वतों से भी ऊपर है। पर्वतों की डेफिनेशन को भी पार कर जाता है कौन, तिब्बत का पठार। पर फ्लैट है इसलिए पठार कहा जाता है उसको। और वो इंटर माउंटेन प्लेटू का उदाहरण है। इंटर माउंटेन प्लेटू मतलब अंतरा पर्वतीय पठार, यानी उधर भी पर्वत है इधर भी पर्वत है। पर्वत तो फोल्ड पड़ने से उठे, ये अप्रभावित रहा तो ये प्लेट्यू बन गया। क्या बन गया, प्लेट्यू पठार बन गया, ठीक है। तो इंटर माउंटेन प्लेट्यू मतलब जो पर्वतों से घिरा हुआ जो पठार होगा उसको क्या बोलेंगे, अंतरा पर्वतीय पठार या इंटर माउंटेन प्लेट्यू। क्लियर हो गया। वर्तमान समय में हैरी हेस के द्वारा प्रतिपादित प्लेट विवर्तन की सिद्धांत, ये पुराना सिद्धांत था जो अभी हमने पढ़ा। अब जो नया सिद्धांत है वो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है, हैरी हेस का सिद्धांत हिमालय की उत्पत्ति की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। इसके अनुसार लगभग 7 करोड़ वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 7 करोड़ वर्ष पूर्व उत्तर में स्थित यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट, गोंडवाना प्लेट, उत्तर पूर्वी दिशा में, डायरेक्शन याद रखनी है आपने। मैंने बताया था कि हिमालय इस तरफ चौड़ा है और उस तरफ पतला है, पिचक गया उधर मतलब, और इधर चौड़ा है। इधर पंजाब हिमालय और कुमाऊं हिमालय को जब आप पार करेंगे तो बहुत चौड़ा है, लेकिन जब आप असम हिमालय के लास्ट में पार करोगे तो वहां पे क्या है, चौड़ाई कम है। कारण क्या है, क्योंकि प्लेट जो टकराई वो सीधी नहीं टकराई, वो ऐसे में टकराई। मीन्स कौन सा, उत्तर पूर्वी दिशा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में टकराई। इधर वाला पार्ट चौड़ा, और चौड़ा होते होते क्या होता है, पतला होते होते, क्लियर हो रहा है, ठीक है जी। उत्तर पूर्वी दिशा में गतिशील हुआ। 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए। कितने वर्ष पूर्व, 2 से 3 करोड़ वर्ष पूर्व ये भूभाग अत्यधिक निकट आ गए, जिनसे तैतीस सागर के अवसादों में वलन पड़ने से हिमालय का उत्थान प्रारंभ हो गया। लगभग 1 करोड़ वर्ष पूर्व हिमालय की सभी श्रृंखलाएं आकार ले चुकी थी। भले ही हम उसको यंगेस्ट फोल्डेड माउंटेन बोल रहे हैं, ज्योग्राफी में 1 करोड़ नजदीक ही माना जाता है। क्या माना जाता है, जहां अरबों में बात चल रही हो वहां अगर 1 करोड़ साल बोलेंगे अगर हम, तो क्या है, नया है। तो जिस हिमालय पे हम कुछ दिनों बाद जाने वाले हैं वो 1 करोड़ वर्ष पूर्व अपना आकार ले चुका था। समझ में आया, ठीक है। सेनेजोइक महाकल्प के
सेनेजोइक महाकल्प के इयोसीन व ओलिगोसीन कल्प में वृहद हिमालय का निर्माण हुआ। यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। ग्रेटर हिमालय कब बना? आंसर इयोसीन ओलिगोसीन। कौन सा महाकल्प? सेनेजोइक महाकल्प। सेनेजोइक महाकल्प के किस में? इयोसीन ओलिगोसीन। ये याद करना आपने, ये अपने आप में एक क्वेश्चन क्या है कि वृहद हिमालय का निर्माण कब हुआ? आंसर सेनेजोइक महाकल्प था, उसके इयोसीन और ओलिगोसीन कल्प में। क्लियर हो गया? मायोसीन कल्प में पोटावार क्षेत्र के अवसादों, पोटावार का पठार कहां है? पाकिस्तान में। अवसादों के वलन से लघु अथवा मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। लघु हिमालय मतलब मिडिल हिमालय, मध्य हिमालय भी उसी को बोलते हैं, लघु हिमालय भी उसे बोलते हैं। सबसे पहले वृहद हिमालय हो गया, फिर लघु हिमालय हो गया। इसी को हिमाचल रेंज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैसे उत्तराखंड में पूछा था कि मसूरी किस रेंज में पड़ता है, तो हिमाचल रेंज में पड़ता है। हिमाचल रेंज मतलब मध्य हिमालय। जितने भी हिल स्टेशन हैं वो मध्य हिमालय में ही पड़ते हैं अधिकतर, चाहे वो हिमाचल का डलहौजी हो, चाहे हमारा मसूरी हो, है ना, चाहे वो कालिम्पोंग हो। ठीक है। शिवालिक हिमालय का निर्माण वृहद एवं लघु हिमालयी श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसादों के वलन से प्लायोसीन कल्प में हुआ। ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको शिवालिक के, ये कब बने? ये बने प्लायोसीन में। कब बने? प्लायोसीन में। और ये कैसे बने? ये ग्रेटर हिमालय, हाँ लिखा हुआ, हाँ, वृहद मतलब ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय। लघु हिमालय मतलब मिडिल हिमालय के श्रेणियों के द्वारा लाए गए अवसाद, सेडिमेंटेशन, अवसाद के वलन से किनका निर्माण हुआ है? शिवालिक का निर्माण हुआ। यानी ये जो पहाड़ दिख रहे हैं आपको, ये ग्रेटर हिमालय और मिडिल हिमालय के अवसाद है, और उन अवसादों के वलन पड़ने से इनका क्या हुआ? निर्माण हुआ। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? चतुर्थक युग, क्वाटरनरी इपोच, अर्थात नियोजिक महाकल्प के प्लिस्टोसीन व होलोसीन कल्प में भी हिमालय का निर्माण हुआ है। हिमालय वास्तव में अभी भी एक युवा पर्वत है जिसका निर्माण कार्य अभी समाप्त नहीं हुआ है। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि ये प्लेट गोंडवाना प्लेट यूरेशियन प्लेट के नीचे चली तो गई, तो कभी कभी क्या होता है कि लॉक जब टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है, तो हम लोग इसीलिए बोलते हैं हम सिस्मिक जोन पर हैं। किस पर हैं? क्योंकि हिमालय का अभी चल रहा है निर्माण। हम पढ़ते थे 8,848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट, फिर हमने बाद में पढ़ा 8,850 है। तो जब 8,848 नापा गया और 8,850 नापा गया, इस बीच में 2 मीटर क्या हो गया? उसका ऊंचाई बढ़ गई। हम सिस्मिक जोन पर हैं, हम सिस्मिक जोन 4 और 5 में रहते हैं। हमारे यहाँ रिक्टर स्केल के 9 के भूकंप भी आ सकते हैं। बहुत लंबे समय से नहीं आए हैं, बट आ सकते हैं। 8 के आ सकते हैं, 7 के आ सकते हैं। समझ में आ गया? इसीलिए हमारे यहाँ निर्माण कार्यों पर क्या है? रोक है। मतलब ज्यादा ऊंचे इमारतें नहीं बना सकते हम यहाँ पर। ज्यादा ऊंची मतलब या तो फिर हमें भूकंप रोधी इमारतें बनानी पड़ती हैं, अगर ज्यादा ऊंची बनानी है तो। मतलब कॉलम, पिलर्स, ये सब चीजें देखनी पड़ती हैं उसमें। क्लियर हुआ? फिर ज्ञातव्य, हिमालय के क्षेत्र में आने वाले भूकंप हिमालयी नदियों के निरंतर परिवर्तन होते मार्ग। आगे पीर पंजाल श्रेणी में 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली झील निक्षेप, जिन्हें करेवा, इसको हाईलाइट कीजिए भाई, करेवा भी कहा जाता है। यहां से क्वेश्चन, यूपीएससी का क्वेश्चन है। 1500 से 1850 मीटर की ऊंचाई पर मिलने वाली जो झीलें हैं, झील निक्षेप, जिन्हें करेवा भी कहा जाता है, हिमालय के उत्थान अभी भी जारी रहने की ओर संकेत करते हैं। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। उसके बाद है हिमालय का महत्व। ये एक अलग क्वेश्चन है, हिमालय का क्या महत्व है। ये प्री में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेन में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हिमालय भारतीय उपमहाद्वीप की प्राकृतिक एवं राजनीतिक सीमा बनाता है। हिमालय की भौगोलिक परिस्थिति के कारण ही भारतीय उपमहाद्वीप का शेष, बहुत परेशान कर रखा है इसने, महाद्वीप का शेष एशिया से अलग व्यक्तित्व बना सका है। भारत की जलवायु को निर्धारित करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर हिमालय ना होता, साइबेरिया की ठंडी हवाएं यहां पर आती, कहां? भारत में ठंडी हवाएं आती,
तो आपकी जो फीचर्स है ना वो भी अलग किस्म के होते। ज्योग्राफी तो होती, मिट्टी अलग प्रकार, मतलब बहुत सारी चीजें अलग होती, फसलों पर प्रभाव पड़ता, पर आपके चेहरों पर भी प्रभाव पड़ता। आप देखते होंगे स्लिटिंग आइज जो होती हैं, कई ऊपर देखते हैं, चाइना वाइना मंगोलिया, तो इन ठंडी हवाओं से बचने के लिए परिवर्तन होते हैं शरीर में। तो आने वाली जो जनरेशन होती है वो कैसे होती है, उनकी आंखें कैसी होती हैं, छोटी होती हैं। क्यों होती हैं? ठंडी हवाओं से बचने के लिए होती हैं। किससे होती हैं, समझ में आया? तो ये बड़ी बड़ी आंखें लिए आप अगर घूम रहे हो अभी, तो उसका कारण हिमालय है। अगर हिमालय ना होता तो साइबेरिया की ठंडी हवाएं आती। ये लिखा होगा, ग्रीष्म काल में हिमालय दक्षिण पश्चिमी जलवाष्प युक्त मानसूनी हवाओं को रोककर देश में पर्याप्त वर्षा करता है। भाई भारत में जो वर्षा का कारण है वो क्या? मानसून है। मानसून है, और मानसून, जब मानसून क्या, हवाएं हैं, अपने साथ क्या लेके आ रही हैं? ये हवाएं अपने साथ क्या लेके आती हैं? बादलों को लेके आ रही, वाटर वेपर को लेके आ रही है, हिमालय से टकरा रही हैं, और हिमालय से टकराने के बाद क्या हो रही है? वर्षा हो रही है। अगर हिमालय ना होता तो मानसून सीधे चला जाता कहाँ? आगे। वो तो एक दीवार है हिमालय, जिस पर मानसून टकराता है और वर्षा होती है। वर्षा होती है तो सदावाहिनी नदियां मिलती हैं आपको, ये गंगा यमुना जितनी भी हैं, बर्फ पड़ती है ऊपरी भागों में, फिर वो